जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। इंडियन एयरफोर्स ने दिखाई ऑपरेशन सिंदूर स्ट्राइक्स की नई वीडियो। अगले महीने के अंत तक वेपन्स के साथ भारतीय वायुसेना को मिलेंगे 2 तेजस मार्क 1 फाइटर्स। भारतीय रक्षा मंत्री ने दिया जेट इंजन पर बड़ा अपडेट। पहली बार भारतीय वायुसेना की तरफ से एवैक्स और F-16 के तबाह होने की कंफर्मेशन। और अमेरिकन मीडिया ने ही किया एक्सपोज कि भारत पर अमेरिका का टैरिफ है यूएस प्रेसिडेंट का व्यक्तिगत नाराजगी। आज का दिन कुछ ऐसा है जहां भारत की बात केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ही भारत की चर्चा हो रही है, और जिसके बहुत अलग अलग कारण हैं, और वो सारे कारण आज के डिफेंस अपडेट में आपको पता लग जाएंगे, तो एंड तक बने रहिए। तो सबसे पहला अपडेट यह है कि NDTV ने एक डिफेंस समिट 2025 को आयोजित किया था, और इसी समिट के दौरान अपने संबोधन में डिफेंस सेक्रेटरी की तरफ से इस बारे में जानकारी दी गई है कि जो पहले 2 तेजस मार्क 1 फाइटर जेट्स हैं तो वो वेपन्स इंटीग्रेशन के साथ सितंबर यानी कि अगले महीने के अंत तक भारतीय वायुसेना को हैंडओवर कर दिए जाएंगे। और जो 97 तेजस मार्क 1 फाइटर्स के लिए यूएस के साथ एडिशनल इंजन्स की डील साइन होनी थी, तो उसको भी कंफर्म किया गया कि वो अगले महीने साइन की जाएगी। और जबकि डिफेंस सेक्रेटरी का तो ये भी कहना था कि उन्होंने HAL को ये स्पष्ट रूप से कह रखा है कि ये कॉन्ट्रैक्ट भी तभी साइन होगा जब वे कम से कम 2 कंप्लीटेड वेपन्स डिलीवर कर देंगे। यानी कि यहाँ पे बात की जा रही है पहले वाले पैकेज में से 2 तेजस मार्क 1 फाइटर्स की, और वो भी कंप्लीट फाइटर, यानी कि उसमें वेपन्स भी इंटीग्रेट होने चाहिए। वहीं इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर के बारे में उन्होंने बात करते हुए ये कहा कि उन्हें इस ऑपरेशन के बारे में नियमित रूप से अपडेट मिलते रहते थे, और इसी दौरान उन्हें ये भी कंफर्म किया है कि इस ऑपरेशन में शायद ही हमें कोई नुकसान हुआ है, बल्कि ज़्यादातर नुकसान हमने ही दुश्मन को पहुंचाया है। और ऑपरेशन सिंदूर के पहले दिन से ही हमें पूरा भरोसा था कि अगर आगे भी लड़ाई जारी रहती है तो हम उसे और भी बढ़ा पाएंगे और उन पर हावी हो जाएंगे और उन्हें घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। बाकी इसी समिट के दौरान इंडियन एयरफोर्स के वाइस चीफ एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी ने ऑपरेशन सिंदूर का भी एक डिटेल्ड प्रेजेंटेशन दिया था। जैसे उनकी तरफ से बताया गया कि कैसे इस कॉन्फ्लिक्ट को समाप्त करने के लिए हमने 50 से भी कम वेपन्स फायर किए थे, और हमारे उतने से ही वेपन्स में जो पाकिस्तान था वो घुटनों पर आ गया था। उन्होंने ये भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के समय हमने जो किया वो इस बात का एक छोटा सा नमूना था कि भारतीय वायुसेना की ताकत क्या है। और उन्होंने ये भी बताया कि कैसे 22 अप्रैल वाले पहलगाम हमले के बाद से ही एयरफोर्स की प्लानिंग शुरू हो चुकी थी, और उन्होंने कहा कि इस हमले के बाद से तीनों सेनाओं ने अपने अपने हेडक्वार्टर्स में अलग अलग ऑपरेशंस को अंजाम देने की प्लानिंग शुरू करी थी। और भारतीय वायुसेना ने तो 48 घंटे के अंदर ही एयर स्ट्राइक की अपनी योजना पेश भी कर दी थी। इसके अलावा इसी समिट के दौरान इंडियन एयरफोर्स ने ऑपरेशन सिंदूर स्ट्राइक्स की एक नई वीडियो शो करी है, जो कि इससे पहले शो नहीं की गई थी, जिसमें और भी क्लियरली दिखाई दे रहा है कि कैसे इंडियन एयरफोर्स की जो स्ट्राइक थी वो बेहद ही प्रिसाइज थी। इसके अलावा इसी प्रेजेंटेशन के दौरान ऑफिशियली ये भी कंफर्म किया गया कि पाकिस्तान ने भारत पर यह 3 लॉइटरिंग म्यूनिशंस, टर्की के TB2 UCAVs, फतेह 1-2 रॉकेट्स और एयर लॉन्च वेपन्स भी फायर किए थे। और ये बात है 8 और 9 मई की, जिनमें उनका प्रयास था हमारे रडार्स और सैम सिस्टम्स को टारगेट करने का। और उनके मेन टारगेट में इंडियन एयरफोर्स के बेस थे, और वहीं सैम सिस्टम्स और कुछ इंडियन आर्मी के टारगेट्स भी इसमें शामिल थे। और इस दौरान पाकिस्तान ने अपने एयर स्पेस में कॉमर्शियल फ्लाइंग में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए थे। और वैसे आपको बता दें कि पहला ऑफिशियल कंफर्मेशन है टर्की के TB2 UCAV के इसमें इस्तेमाल होने का। बाकी फिर 9 और 10 मई को इंडियन एयरफोर्स की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के जिन जिन बेसिस को टारगेट किया गया तो उनके बारे में भी एक डिटेल्ड प्रेजेंटेशन दिया था, जिनमें चकलाला, रफ़ीकी, रहीम यार खान, सुकूर, मुरीद, नयाचोर, सरगोधा, भुलारी, जकोबाबाद ये मुख्य रूप से शामिल हैं। और भुलारी बेस पर मौजूद पाकिस्तान का एवैक्स और जकोबाबाद में मौजूद पाकिस्तान के F-16 जो कि अंडर मेंटेनेंस थे, तो उनके भी तबाह होने के सबूत इस समिट के दौरान सामने आए हैं। हालांकि वो पहले भी आ चुके, लेकिन इस बार थोड़ा सा डिटेल के साथ थे। और वैसे पहली बार है जब इस तरह के पब्लिक फोरम में भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर इस तरह का डिटेल्ड प्रेजेंटेशन पेश किया है। और वाइस चीफ की तरफ से भी कंफर्म किया गया है कि नई दिल्ली के शीर्ष निर्देशों के 3 क्लियर ऑब्जेक्टिव्स थे। पहला तो ये कि हमारा रिस्पॉन्स स्ट्रॉन्ग और विजिबल होना चाहिए। दूसरा ये कि इससे एक ऐसा मैसेज जाए जो कि भविष्य के हमलों के खिलाफ एक डेटरेंट की तरह काम करे। और तीसरा था कि आर्म्ड फोर्सेस को कंप्लीट ऑपरेशनल फ्रीडम मिले, पोटेंशियल एस्केलेशन की तैयारी करने से लेकर एक फुल स्केल कन्वेंशनल कॉन्फ्लिक्ट की तैयारी तक। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि अगर ये एक फुल स्केल वॉर भी छिड़ जाता तो भी उसकी तैयारी भारत के फोर्सेस ने कर रखी थी। हालांकि वो बात अलग है कि केवल 50 से भी कम वेपन्स के हमले में जो पाकिस्तान था वो घुटनों पर आ गया था, और उसने सीज फायर के लिए भारत के सामने गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया था। भारत के स्वदेशी जेट इंजन प्रोग्राम पर भारतीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की तरफ से आज कहा गया है कि एक नया प्रयास हम देश के अंदर स्वदेशी एरो इंजन के डेवलपमेंट पर कर रहे हैं। एक लंबे समय से इस क्रिटिकल एरिया में कुछ बहुत अधिक सफलता हमें नहीं मिल पाई थी, लेकिन अब हमने ये बीड़ा भी उठाया है कि हम शक्तिशाली एरो इंजन को डेवलप और मैन्युफैक्चर करेंगे
और मुझे आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि इस संदर्भ में हमारी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है और शीघ्र ही इसके लिए कार्य जमीनी स्तर पर दिखने भी लग जाएगा। और उनका यह भी कहना था कि पहले जो प्रश्न होता था कि क्या भारत इस तरह के एडवांस सिस्टम्स को बिल्ड कर सकता है, तो आज के समय में वही प्रश्न बदल चुका है और अब यह है कि हम इस तरह के सिस्टम्स को कितनी तेज़ी से डिप्लॉय कर सकते हैं। बाकी रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने मॉडर्न वॉरफेयर में ड्रोन्स की महत्वपूर्ण भूमिका पर बात करते हुए इस बात पर जोर दिया है कि वॉर पॉलिसी में ड्रोन्स को शामिल करने की ज़रूरत है, क्योंकि आज के समय में ड्रोन्स उन क्षेत्रों में भी डिप्लॉय हो रहे हैं जहाँ पे बड़े इक्विपमेंट नहीं पहुँच पाते हैं। बाकी इसके अलावा जिस तरह से जो अमेरिका है वह भारत पर टैरिफ लगाकर किसी भी तरह से दबाव बनाने का प्रयास कर रहा है, तो बिना अमेरिका के नाम लिए भारतीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की तरफ से कहा गया कि हम सब ज्योग्राफी में पढ़ते हैं कि जितना दबाव पड़ता है उतनी ही चट्टान मजबूत होती जाती है, और मुझे लग रहा है कि भारत पर जितना दबाव डाला जाएगा भारत उतने ही मजबूत चट्टान के रूप में निखर कर सामने आएगा और हमारी नीति, हमारी रणनीति और हमारी आत्मनिर्भरता किसी भी ग्लोबल दबाव के बावजूद अडिग और स्थिर रहेगी। भारत किसी को भी अपना दुश्मन नहीं मानता है, लेकिन हमारे लिए अपने लोगों का, अपने किसानों का, अपने छोटे व्यापारियों का इंटरेस्ट सबसे ऊपर है और हम किसी भी कीमत पर अपने देश के वेलफेयर के साथ समझौता नहीं कर सकते हैं। चाहे कितना भी दबाव डाला जाए, भारत अपने किसानों, छोटे व्यवसायियों, दुकानदारों, पशुपालकों और आम नागरिकों के हित में सर्वोच्च प्राथमिकता देता रहेगा। और इसके साथ ही रक्षा मंत्री ने एक और महत्वपूर्ण बात कही है कि आज की शिफ्टिंग जियोपॉलिटिक्स ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि डिफेंस के क्षेत्र में बाहरी डिपेंडेंसी अब हमारे लिए कोई विकल्प नहीं है। वर्तमान स्थिति में हमारी इकोनॉमी और हमारी सिक्योरिटी दोनों के लिए आत्मनिर्भरता बहुत ज़रूरी है। वैसे हम तो चाहेंगे कि एक रक्षा मंत्री जी ने बात कही दी है, तो क्यों ना इसकी शुरुआत स्ट्राइकर वाले डील कैंसिल करके भारत के स्वदेशी टाटा के व्हीकल्स को इंडक्ट करके की जाए। आपको क्या लगता है, कमेंट जरूर करिएगा। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अभी जो बंदीपुरा के गुरेज सेक्टर में भारत के फोर्सेस ने एक जॉइंट ऑपरेशन में 2 पाकिस्तानी सुअरों को हॉरिफाइड किया था, तो इन 2 सुअरों में से एक सुअर था बागू खान उर्फ समंदर चाचा और ये लगभग 25 वर्षों से ही सक्रिय रूप से पाकिस्तानी आतंकियों की भारत में घुसपैठ कराने में मदद कर रहा था। और रिपोर्ट के मुताबिक 1995 से इस समंदर चाचा ने लगभग 100 से ज़्यादा घुसपैठ के प्रयास करवाए होंगे। लेकिन आपको स्पष्ट करते कि गुरेज सेक्टर वाले ऑपरेशन में जिन 2 पाकिस्तानी सुअरों को हॉरिफाइड किया गया है, तो उनकी पहचान के बारे में अभी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आई है और संभावित रूप से उसका कारण यह है कि ये ऑपरेशन अभी भी जारी है। तो जैसे ऑपरेशन कंप्लीट होगा तो डिटेल्स सामने आ जाएंगी। बाकी अगर इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट की माने कि इस ऑपरेशन में समंदर चाचा को भारत के फोर्सेस ने जमीन में दफना दिया है, तो ये भारत के फोर्सेस के लिए एक बड़ी सफलता है। बाकी आपको ये स्पष्ट करना चाहेंगे कि एनडीटीवी की डिफेंस समिट में जो भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर का डिटेल प्रेजेंटेशन दिया है, तो इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से कुछ नए टारगेट्स की जानकारी भी सामने आई है जो कि इंडियन एयरफोर्स के एयर स्ट्राइक में तबाह हुए थे। जैसे कि एक तो है पाकिस्तान एयरफोर्स का हाईटेक TPS-77 MRR लॉन्ग रेंज रडार सिस्टम, जो कि उनके जकोबाबाद बेस पर था। इसके अलावा उनके बेस पर पावर सप्लाई सेंटर को भी तबाह कर दिया गया था, जिससे पूरे बेस में ही पावर लॉस हुआ था। बाकी यहाँ पे जो F-16 राख हुए हैं, तो वो तो खैर हम कई बार बता चुके हैं। वहीं इसी समिट के दौरान नॉर्दर्न आर्मी कमांड ने भी इसी ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी दी, जैसे कि LOC पर जो पाकिस्तानी फोर्सेस हम पर फायर कर रहे थे, तो उसकी जवाबी कार्रवाई भारत की कुछ इस तरह से थी कि पाकिस्तान के हर एक फायर के बदले भारत के फोर्सेस 3 से 4 राउंड्स फायर कर रही थी। और इस रेशियो से आप समझ सकते हैं कि भारतीय सेना की रिस्पॉन्स ने सीमा के पार पाकिस्तानी पोस्टों पर मौजूद उनके सैनिकों में कैसी खलबली मचा के रखी होगी। इसके अलावा ये भी जानकारी सामने आई है कि जो 7 मई को पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में 9 आतंकी कैंपों को तबाह किया गया था, तो उनमें से 7 कैंप्स को तबाह करने की जिम्मेदारी नॉर्दर्न आर्मी कमांड के पास ही थी, और जबकि अन्य 2 कैंप मुरीद के और बहावलपुर वो एयरफोर्स की जिम्मेदारी थी, क्योंकि वो प्लेसेस IB सेक्टर में थे। और नॉर्दर्न कमांड को जिन 7 कैंप्स को टारगेट करना था, तो वो हिल्स वाले एरिया में थे। नोबेल पीस प्राइज के भूखे प्रेसिडेंट ट्रंप, जो कि 40 से ज़्यादा बार क्लेम कर चुके होंगे कि उनकी वजह से ही भारत और पाकिस्तान में कॉन्फ्लिक्ट रुका था, और वो तो भारतीय प्रधानमंत्री के साथ फ़ोन पर बात करने का दावा भी कर चुके हैं। और भारत शुरू से ये कहते आ रहा है कि इस कॉन्फ्लिक्ट को रुकवाने में अमेरिका का कोई भी हाथ नहीं है। ये कॉन्फ्लिक्ट तभी रुका था जब पाकिस्तान ने भारत को कॉल किया और सीज फायर की रिक्वेस्ट करी। और जैसे कि भारत की पोजीशन पहले दिन से एक ही थी कि अगर पाकिस्तान सिचुएशन को एस्केलेट करता रहेगा तो भारत भी जवाबी कार्रवाई करता रहेगा। तो पाकिस्तान ने एस्केलेट करना बंद कर दिया तो भारत ने भी अपनी जवाबी कार्रवाई रोक दी। बात सीधी सी है। लेकिन नोबेल पीस प्राइज़ के भूखे प्रेसिडेंट ट्रंप बार बार झूठे दावे कर रहे हैं कि उन्होंने ही भारत पाकिस्तान में कॉन्फ्लिक्ट रुकवाया। तो अब हुआ यह कि उनके इसी झूठे दावे को उनकी ही मीडिया ने एक्सपोज कर दिया है। तो पहला एक्सपोज किया अमेरिका के मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक जेफरीज ने अपनी रिपोर्ट में, जिसमें उन्होंने कन्फर्म किया कि अमेरिका ने भारत के गुड्स पर जो 50% तक का टैरिफ लगाया है,
तो वो मुख्य रूप से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की व्यक्तिगत नाराजगी के चलते हैं। क्योंकि इस रिपोर्ट के मुताबिक जब भारत ने भारत पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट में अमेरिका के हस्तक्षेप को अलाउ नहीं किया था और इस दौरान भारत ने एक रेड लाइन को मेंटेन किया कि पाकिस्तान के साथ उनके डिस्प्यूट्स में उन्हें किसी भी थर्ड पार्टी का हस्तक्षेप नहीं चाहिए, और जब ट्रंप को इसमें हस्तक्षेप करने को नहीं मिला तो ये बात उनके ईगो पर आ गई और एक तरह से ये उनकी व्यक्तिगत नाराजगी है। वहीं इसी तरह से न्यूयॉर्क टाइम्स की तरफ से भी रिपोर्ट जारी की गई है और न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में प्रेसिडेंट ट्रंप और पीएम मोदी की टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के बारे में बात की गई है जो कि हुई थी 17 जून को, और जिसमें इस बात को मेंशन किया गया कि कैसे पीएम मोदी के साथ टेलीफोन पर बातचीत में जो मिस्टर ट्रंप थे तो वो ये कह रहे थे कि उन्हें बहुत प्राउड है कि मिलिट्री एस्केलेशन उन्होंने रुकवा दिया। और इसी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में उन्होंने पीएम मोदी को ये भी कहा कि जो पाकिस्तान है वो उन्हें नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट कर रहा है और आपको भी ऐसा करना चाहिए। लेकिन फिर हुआ ये कि मिस्टर ट्रंप को दूसरी तरफ से इस तरह के जवाब की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी और पीएम मोदी ने प्रेसिडेंट ट्रंप को स्पष्ट रूप से कह दिया कि भारत और पाकिस्तान का जो रिसेंट सीज फायर हुआ है तो उसमें यूएस की इन्वॉल्वमेंट का कुछ भी लेना देना नहीं है, ये पूरी तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच डायरेक्टली सेटल हुआ है। और प्रेसिडेंट ट्रंप पीएम मोदी की इस बात से पूरी तरह से एग्री नहीं थे, जो कि बहुत ऑब्वियस सी बात है। और जिस तरह से इस रिपोर्ट के मुताबिक प्रेसिडेंट ट्रंप ने पीएम मोदी को पाकिस्तान की तरह ही उन्हें नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट करने के लिए कहा था, तो पीएम मोदी ने वो भी करने से इनकार कर दिया और वो इसमें इंगेज नहीं होना चाहते थे। और कहा जा रहा है कि इसी फ़ोन कॉल के बाद से भारत और अमेरिका के बीच जो रिलेशंस हैं वो और ज़्यादा ख़राब हुए, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप को वो नहीं मिला जिसकी वो उम्मीद कर रहे थे। बाकी हाँ, प्रेसिडेंट ट्रंप को तो भारत से कुछ नहीं मिला, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इन दोनों रिपोर्ट से उन लोगों को आंसर ज़रूर मिल गया होगा जो ये कह रहे थे कि भारत ने अमेरिका के दबाव में आके सीज फायर किया है। बल्कि सच्चाई ये है कि इस बार भारत ने अमेरिका के किसी भी दबाव को स्वीकार नहीं किया है। और वैसे क्या आपने ध्यान दिया कि भारत को डेड इकोनॉमी बोलने वाले आजकल एक्स प्लेटफॉर्म में खुद डेड करके ट्रेंड कर रहे हैं। रही बात भारत की इकोनॉमी की, तो लेटेस्ट रिपोर्ट तो यही बताती है कि फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के पहले क्वार्टर में भारत के जीडीपी ने 7.8% की ग्रोथ देखी है, जो कि पिछले फाइनेंशियल ईयर के पहले क्वार्टर में 6.5% थी, जबकि नॉमिनल जीडीपी में 8.8% की ग्रोथ देखी गई है। तो भारतीय प्रधानमंत्री 7 वर्षों के बाद आज चीन की पहली विजिट पर पहुंच चुके हैं, जहां वह चीन के राष्ट्रपति के साथ भी बायलैटरल मीटिंग कंडक्ट करेंगे। और जबकि कल सोमवार को भारतीय प्रधानमंत्री रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ भी बायलैटरल मीटिंग कंडक्ट करने वाले हैं। लेकिन रशियन राष्ट्रपति से मीटिंग से पहले आज यूक्रेन के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को कॉल किया था, जिसमें ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट के बारे में व्यूज़ एक्सचेंज किए गए और पीस और स्टेबिलिटी को रिस्टोर करने के प्रयासों को भी डिस्कस किया गया था। और भारत ने इस डायरेक्शन में सभी एफर्ट्स में अपना फुल सपोर्ट दिया है। बाकी एक तरफ जहां अमेरिका की लीडरशिप भारत पर बार बार आरोप लगा रही है कि भारत रशिया से क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करके इस कॉन्फ्लिक्ट में रशिया को सपोर्ट कर रहा है और उसी के नाम पर फिर अमेरिका भारत पर 50% तक का टैरिफ लगा चुका है, वहीं इसी बीच एक रिपोर्ट ये निकल के सामने आई है कि जुलाई के महीने में जो भारत है वो यूक्रेन के टॉप डीजल सप्लायर के तौर पर उभर कर सामने आया है। यानी कि हो यह रहा है कि भारत रशिया से ऑयल इंपोर्ट कर रहा है, उसको रिफाइन कर रहा है, फिर यूक्रेन भारत से वही ऑयल खरीद रहा है उन पैसों से जो कि उसे अमेरिका ने दिए हैं। तो अगर इस तरह से देखा जाए तो यूक्रेन भी तो इनडायरेक्टली रशिया को ही सपोर्ट कर रहा है अपने ही खिलाफ वॉर में। और फिर वहीं जो अंकल ट्रंप हैं, जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं, वो भारत पर यह कह के सैंक्शंस लगा रहे हैं कि भारत की वजह से सारा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। और ट्रंप के एडवाइज़र तो इसको मोदीज वॉर कह रहे हैं। और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ लोग पाकिस्तानी के साथ कुछ ज़्यादा ही बैठने लग गए हैं, क्योंकि इस क्वालिटी का माल तो केवल वहीं मिलता है जिसको खाने के बाद कुछ ऐसे बयान आते हैं जो कि खुद बयान देने वाले को समझ में नहीं आते हैं। पर शायद यही है बदलता हुआ वर्ल्ड ऑर्डर। एक और इंटरेस्टिंग अपडेट है कि अभी हाल ही में अमेरिका के ही फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, जिनका नाम है जेक सॉलिवन, तो उन्होंने अमेरिका द्वारा भारत पर 50% टैरिफ लगाने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए ये कहा कि अमेरिकन ब्रांड अब ग्लोबली टॉयलेट में है। और उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि अमेरिका के इस तरह के कदम से जो भारत है वो चीन के और करीब जा सकता है। और वो तो ये भी कह रहे हैं कि अब कई सारी यूएस के एलाइज और उनके पार्टनर्स भी अमेरिका को रिलायबल पार्टनर के बजाय एक बिग डिस्ट्रप्टर के तौर पर देख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो चीन है वो ग्लोबल पॉपुलैरिटी अचीव कर रहा है। चलिए क्या कह सकते हैं, सारा उम्र का खेल है। बढ़ते हैं आज के इतिहास की तरफ। आज के दिन 2020 में देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हुए मेजर दीक्षांत थापा ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 2010 में आईएनएस शंकुश वाली दुर्घटना में अपने साथियों की जान बचाते हुए लेफ्टिनेंट कमांडर फिरदौस दरबशाह मुगल ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था और हमारे इस वीर को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन सन 2000 में मणिपुर में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए कैप्टन हेमंत प्रेम कुमार वीर गति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत सेना मेडल से सम्मानित किया गया। आज के दिन 2 MI-17 हेलीकॉप्टर के क्रैश में स्क्वाड्रन लीडर वी मनोज नायर
विंग कमांडर विक्रम सिंह और सार्जेंट राम प्रवेश साहनी ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि भारतीय वायुसेना के सबसे पहले भारतीय चीफ कौन थे। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।